So hey guys, this is Aryan Babbar, currently a second year MBBS student at GMC बारामती पुणे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। और सबसे पहले तो ये वीडियो देख करके बहुत से बच्चे खुश हुए होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने पहली वीडियो फिजिक्स के ऊपर डाल दी थी। बहुत से बच्चे शायद उस चीज़ से नाराज़ थे कि यार पहले फिजिक्स क्यों आ गई, पहले तो बायो आने वाली है। बायो ही तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, बायो के लिए तो हमने मेडिकल ली है, तो बायो भी हम लेकर के आ गए हैं। वो चीज़ भी वहाँ पर ज़रूरी थी, इसलिए उस चीज़ को भी कवर किया। आज ये भी ज़रूरी है आपके लिए, तो ये भी कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड भी थी। तो इसी तरीके से अगर आपको आगे केमिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें, मैं केमिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी भी थोड़ी सी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प हो रही है। मुझे अच्छा लगेगा यार आप सब्सक्राइब करोगे तो प्लीज़ कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिनको इस तरह के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। तो पॉइंट वाइज चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे सेम, और देखते हैं किस तरीके से क्या क्या आपको करना चाहिए कि बायो के अंदर आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएँ। मेरे खुद के 351 थे, थोड़ा सा लैग कर गया एक दो चीज़ों में पेपर के अंदर जा करके, ये तो 360 ही होते। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, बायोलॉजी हमारे नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि इसको कम टाइम लगता है बाकी दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और ये आपको मार्क्स भी 360 दे करके जाएगा दोनों के कंपैरिजन में, जो दोनों को मिला के उतना ही अकेला है। और थर्ड चीज़, इसके अंदर स्कोर करना भी कंपैरेटिवली उन दोनों के कंपैरिजन में ईजी है। अगर आप बेसिक चीज़ें फॉलो करते हो तो आप इजीली स्कोर तक पहुंच सकते हो, अचीवेबल स्कोर है, इतना भी कोई मुश्किल और टफ नहीं है। और शायद कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि भैया इतना ही बड़ा टारगेट क्यों दिया आपने, वाई 360 आउट ऑफ 360? क्योंकि देखिए जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, मैंने लास्ट वीडियो जो फिजिक्स वाली उसके अंदर भी बताया था कि आपको सेफ स्कोर एटलीस्ट 680 प्लस मान करके चलना है। तो उसके लिए हमारे को कहीं ना कहीं 350 प्लस अगर बायो के अंदर आप स्कोर कर लेते हो तो बाकी दोनों सब्जेक्ट के ऊपर जो आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। उनके अंदर आप थोड़ा सा कोई 2 4 5 नंबर अगर लैग भी करते हो तो बायो जो है वो आपको साथ दे देगी। तो इसीलिए बायो के अंदर आप जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपकी जितनी भी क्वायरीज है सारी क्लियर कर दी जाएंगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप, एक लाइक भी हमें दे देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि सिलेबस कब तक पूरा करना है। तो इसका बेसिकली देखिए, जो मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जो आपका सिलेबस है वो लगभग आपका फेब, मिड और या फिर आपका मार्च, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, आपका फेब, आपका जो फेब है वो एंड, या फिर आपका जो मार्च है उसके मिड तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। रिसोर्स क्या होना चाहिए, टेस्ट किस तरीके से देने हैं, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, एनालिसिस किस तरीके से करना है। अब देखिए जो टेस्ट और एनालिसिस है कि टेस्ट किस तरीके से देना है, टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना है, सही तरीका क्या टेस्ट देने का, टेस्ट के अंदर मार्क्स किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाकर के चेक करना। अगर आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है या आप टेस्ट के अंदर कोई भी गलतियाँ कर रहे हो तो उससे इन 2 वीडियो से आपकी बहुत सारी चीज़ें हेल्प हो जाएगी, राइट? तो आगे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट चीज़ जो आपकी आती है, तो फर्स्ट चीज़ जो आपकी देखिए आती है वो यही है कि आपको सबसे पहले आपकी जो वेटेज है वो पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन से चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उनको पहले करें, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, इस पे जो डिस्क्लेमर मैं एक आपको देना चाहूँगा, सॉरी ये क्या लग गया, हाँ, तो दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर आपको एक जो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा वो बेसिकली यही है कि डोंट स्किप एनी चैप्टर। आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए कुछ पोर्शन भी कट हुआ है, ठीक है, और अगर आप सिलेबस कट कर देते हो, सॉरी आप खुद से स्किप कर देते हो, सॉरी, तो आप जो है वो इस स्कोर तक नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि देखिए इस स्कोर तक पहुँचने के लिए हमें हर एक चीज़ डिटेल में और अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब वेटेज वाइज से मेरा क्या मतलब है, वेटेज वाइज से ये मतलब है कि हर चैप्टर भी उतना इनपुट नहीं मांगता है, वो चीज़ आपको वेटेज से समझ आएगी। तो मैंने आपको 4 ब्लॉक्स प्रोवाइड करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स, इसको जिस तरह सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको इसको कंप्लीट करना है। मतलब फर्स्ट बॉक्स में आपके हाई वेटेज चैप्टर है, उसी तरीके से उनकी वेटेज कम होती जा रही है जैसे जैसे बॉक्स डिक्रीज हो रहे हैं, राइट? तो उसी तरीके से आपको इनको कंप्लीट भी करना है। अब इसका क्या मतलब है कि आपको जो फर्स्ट ब्लॉक है वो सबसे पहले करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है? आई होप समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।
तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी इज इक्वल योर गॉड। आपको इस टाइम पर जो भी आपका जो टाइम बचा है, आपके लगभग 6 से 7 महीने अप्रोक्स आपके पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक बुक जो है उसको अपना भगवान मान करके, अपनी गीता मान करके अच्छे से पढ़ना है। अब कुछ बच्चे यहाँ बोलते हैं कि भैया हम तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन हमारे तो फिर भी नंबर नहीं आते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। पहली चीज़ तो ये। अब अच्छे से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भैया, इससे आपका क्या मतलब? इससे मतलब ये है कि देखिए आपको हर एक लाइन, जस्ट अ सेकेंड, आपको जो है हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है, हर डायग्राम अच्छे से देखना है, हर डायग्राम की लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, हर फ्लो चार्ट आपको देखना है, हर फ्लो चार्ट की भी आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। ABCD करके पूछ लेते हैं इस तरीके से। अब अगर आप लाइन वाइज हर चीज़ को पढ़ते जाओगे और मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, देखिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ने पे समझ नहीं आएगी, इसको कम से कम आपको 10 से 15 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस लेवल तक पहुँच पाओगे, तब ये रियल में आपका गॉड बनेगी और आपका साथ देगी। मेरे इस जर्नी के जो मेरे फर्स्ट टीचर थे, उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि आर्यन, ये जो एनसीईआरटी है ना, इसके अंदर तुम्हारी जो ये पोर्श, हमर, ऑडी, मर्सिडीज सब गाड़ियाँ छुपी हुई है, आपको निकालनी आनी चाहिए। तो वही चीज़ आपको करनी है, आपकी हर चीज़ है इस एनसीईआरटी के अंदर, आपको ढूंढनी है, इम्प्लाई करनी है, मार्क्स में कन्वर्ट करनी है और चुपचाप से अपना सिलेक्शन जो है वो ले लेना है, राइट। अब कुछ बच्चों का एक डाउट और आएगा कि भैया सिर्फ एनसीईआरटी से जो हमारे 90 क्वेश्चन आएंगे क्या हम वो सोल्व कर लेंगे? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, सिंपल सी बेसिक चीज़ है। सपोज कीजिए आपके 90 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पिछले जो भी ट्रेंड चल रहे हैं, 2-3 पेपर आए, देखिए वो तो 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी क्या होगा, आपके 4 से 5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आउट ऑफ जाएंगे एनसीईआरटी से, और वो भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से डिराइव्ड होते हैं। वो पोर्शन होता है जो एक टीचर एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताता है, वो वहीं से कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ को आप कैसे कवर कर सकते हो, जब आप PYQs करोगे, PYQ जितने भी पिछले साल करोगे तो उनमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हुए हैं, उनको पढ़ लो, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। 2 तरीके हो गए। तीसरी चीज़ क्या है कि ये तो भैया सिलेक्शन क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो ये तो बहुतों को नहीं आ रहे होंगे, तो ये तो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो गए। हम रैंक तो बाद में लेकर के आएंगे ना, फिलहाल आप जो आपके पास 85 क्वेश्चन और बच रहे हैं, आप उनको तो अच्छे से करो, आप सिलेक्शन मार्जिन तक तो पहुंचो। ये 5 क्वेश्चन के ऊपर ही क्यों लटक के बैठ रहे हो? और फिलहाल ये 5 तक आएंगे भी नहीं, आपके मैक्स टू मैक्स में भी मेरे हिसाब से 1, 2 या 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकते हैं। तो उसके बेस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा, आपका सिलेक्शन ये बचे हुए जो 85-87 क्वेश्चन होंगे उनके बेस पर डिसाइड होगा। तो इनको अच्छे से करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है, स्किप प्रैक्टिस। अब देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई यार मैं तो ना जो क्या है फिजिक्स के अंदर तो मैंने बहुत भारी प्रैक्टिस कर ली भाई साहब, एक चैप्टर के 500-500 क्वेश्चन कर रहा हूँ बैठ के, मैं तो केमिस्ट्री के अंदर भी भारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बायो तो क्या है यार, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हाँ, बायो तो क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर प्रैक्टिस क्या ही करूँ, छोड़ देते हैं, सीधा थ्योरी पढ़ के जाते हैं, सीधा जाकर के टेस्ट देते हैं, यार बढ़िया बल्ले बल्ले मजे आ जाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बोली है, प्रैक्टिस आप डायरेक्ट टेस्ट भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक पिछली वीडियो से एक चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी 10 बार भी पढ़ते हो ना, तब भी चांसेस है कि शायद आप कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई वर्ड, डायग्राम, लेबलिंग आप मिस कर दो। लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस के अंदर या फिर आप टेस्ट के अंदर एक बार गलती करके आओ, आप वो चीज़ उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ कुछ हिडन लाइंस होती हैं जो ये इन क्वेश्चंस के अंदर कवर होती हैं, सॉरी हाँ, तो कुछ कुछ हिडन लाइंस होती हैं जो हमारे को लगता है कि यार एनसीईआरटी पढ़ते टाइम लगता है कि यार इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब वो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर जब सामने आती है, जब टेस्ट के अंदर वो सामने आती है, तब उन पे हमारी नजर जाती है। तो इसीलिए जो बायो है उसके अंदर भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो बेसिकली आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है, आपको उसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करना है, तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिसोर्सेज क्या है उस पर आगे बात करते हैं। अब देखिए सेम जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे वैसे से ही कुछ रिसोर्सेज है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो भी आप रिसोर्स डिसाइड कर रहे हो वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए।
ये चीज़ को गांठ बांध लेना। जो भी आप रिसोर्स सेलेक्ट कर रहे हो वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं करना कि 10-15 बुक्स उठा करके ले आए भैया, हमारे को सिलेक्शन लेना है भाई, डॉक्टर बनना है, हमारे को लाइब्रेरियन नहीं बनना। ये चीज़ याद रखो। 10-15 बुक्स उठा करके क्या करोगे, 2-4 चीज़ें अच्छी सोल्व कर लो, उतना भी काफ़ी होता है। तो एक चीज़ याद रखना, हमें लाइब्रेरियन नहीं बनना, हमें डॉक्टर बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए वही सेम चीज़ जो भी आपके इंस्टीट्यूट या कोचिंग की जो भी डीपीपी मॉड्यूल्स है वो करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको टेस्ट जो जितने भी हो रहे हैं वो अच्छे से देने हैं, उनके अंदर जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनको आकर के अच्छे से देखना है, एनसीईआरटी के अंदर मार्क करना है। और अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ मिल रहा है तो उसको छोड़ दो, थोड़ा बहुत रिलेटेड मिल रहा है तो एनसीईआरटी की साइड में लिख लो ताकि थोड़ा बहुत ध्यान रहे, बिल्कुल आउट मिल रहा है तो छोड़ दो, नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है, उसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और पीवाईक्यू मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप इतने भी करते हो तो मोर देन इनफ है, क्योंकि उससे पहले वाले यार थोड़े से इररिलेवेंट है, वो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से आउट है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो 2010 से पहले जो अब एनसीईआरटी है वो नहीं थी, उससे पहले एक ओल्ड एनसीईआरटी थी जिसमें बहुत सी चीज़ें डिटेल में दे रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते थे। तो आपके वो इतने ज़्यादा काम के नहीं, अगर आप ये भी करते हो तो वो इनफ है, आपके लिए अच्छी खासी आपकी हेल्प हो जाएगी। बस ये चीज़ याद रखना। और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जो भी आप डीपीपी मॉड्यूल और टेस्ट कर रहे हो, इसके अंदर आपका जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको स्टार मार्क करके रखो। एंड में जब हम रिवीजन करेंगे या फुल सिलेबस टेस्ट करते टाइम जब हम रिवीजन करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का, तब हमें सिर्फ ये स्टार मार्क क्वेश्चन करने हैं, पूरा सेट फिर से सोल्व नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना। तो अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली हमारा क्या है, ट्राई टू सोल्व मोर असर्शन रीजन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बायो का आज के टाइम में वो पेपर डिफिकल्ट कर किस तरीके से रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, उनके पास और कोई तरीका तो है नहीं पेपर की डिफिकल्टी इंक्रीज करने का, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, वो असर्शन रीजन ज़्यादा डाल रहे हैं, वो मैच द फॉलोइंग ज़्यादा डाल रहे हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी मल्टीपल चॉइस तो आते ही है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहे हैं, सॉरी। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। क्योंकि देखिए पहले स्टेटमेंट आती थी तो उसमें क्या होता था कि मान लो 5 से 6 स्टेटमेंट दी है, नीचे A B B C C D इस तरीके से ऑप्शन होते थे। अगर आपको एक या 2 स्टेटमेंट भी पता है तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते थे। लेकिन आज के टाइम में वैसे ऑप्शन ही नहीं बना रहे हैं। आज के टाइम में कैसे होगा, ऊपर 5 स्टेटमेंट दी होगी और नीचे लिखा होगा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 2 4 या 1 2 4 या फिर 5, इस तरीके से कुछ आपके ऑप्शंस बने होंगे। तो आपको हर एक स्टेटमेंट अच्छे से पता होनी चाहिए। उसी के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि एक चीज़ मार्क कर लेना, जितनी भी स्टेटमेंट आएगी वो सारी की सारी एनसीईआरटी से ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनसीईआरटी से आउट ऑफ आ जाए। वो इसी तरीके से तो बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ईच लाइन ईच वर्ड क्यों कहा था, अब कहीं पे आपका नोट है तो वो नोट को हटा देते हैं, कहीं पे आपका शॉर्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, लॉन्ग लिखा हुआ है, वो इन चीज़ों को इंटरचेंज करके स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं और यही चीज़ें आपको याद नहीं रहती। तो इसीलिए आपको हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है। आप पीवाईक्यू जो उठा करके देख लो, यही चीज़ें की हुई हैं, शॉर्ट को लॉन्ग कर देंगे, हैवी को लार्ज को स्मॉल कर देंगे, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर। तो आपको अगर अच्छे से एक एक वर्ड अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था बेसिकली। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस बनाओ, नॉर्मल क्वेश्चन के बजाय ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो ताकि थोड़ा सा आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो यही है कि टेस्ट है। तो टेस्ट देना देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, स्ट्रैटेजी वीडियो में भी मैंने यही चीज़ बोली है। टेस्ट के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है, सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो टेस्ट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो के अंदर भी पहले बोला है कि अगर आप 10 बार भी एनसीईआरटी पढ़ लेते तब भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप एक लाइन उसके अंदर रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, लेकिन अगर आप टेस्ट में एक बार भी गलती करके आते हो तो वो आपको लाइन हमेशा के लिए याद रहती है। वो लाइन आपके ध्यान में आती है कि ऐसा कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हम स्किप कर देते हैं बहुत सी लाइंस, डायग्राम्स, कुछ लेबलिंग्स, तो वो टेस्ट में गलती करके ही हम सीखते हैं। तो ऐसा वाला नहीं बनना कि यार टेस्ट की तैयारी नहीं हुई है तो मैं जाकर के यार पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। टेस्ट स्किप नहीं करना है, टेस्ट के ऊपर टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट स्किप क्यों नहीं करना है, टेस्ट के अंदर नंबर कैसे इंप्रूव करने हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी, नो डाउट, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते यही बोलूँगा कि कुछ बच्चे देखो इस चीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं कि यार भैया केमिस्ट्री फिजिक्स का तो फिर भी समझ आता है कि बायो तो यार हमने अपने पसंद से ली थी ना भैया, इसमें भी नंबर नहीं आते ना, तो हमारे को बहुत बुरा लगता है, हमारा जो दिल है ना वो लगभग टूट सा जाता है कि यार बायो में ही नंबर नहीं आ रहे हैं, बायो में ही हम कहीं ना कहीं 250 300 इस नंबर पे घूमते रह जाते हैं। तो यार देखिए
पहली चीज़ तो ये कि बायो भी इतना भी कोई ईजी चैप्टर नहीं है, सॉरी इतना भी ईजी सब्जेक्ट नहीं है, राइट। इसको भी इक्वली वेटेज चाहिए, पहली चीज़। और अगर बायो के अंदर नंबर नहीं आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करो, एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करो। और अगर देखिए आप टेस्ट चेक करो कि कहीं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें तो नहीं डाल रहे हैं, अगर ऐसा है तो इस स्कोर के ऊपर प्लीज़ अपना मूड खराब मत करो। और एक चीज़ मैं फिर बोलता हूँ, हमारे को इंस्टीट्यूट के एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, हमारे को हमारे फाइनल बैटल जो नीट है, जो कि हमारा जो नीट एग्ज़ाम है, जो कि हमारा 4 मई को होने वाला है, हमारे को इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है, राइट। इसके अकॉर्डिंग हमारे को तैयारी करनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उदास नहीं होना है, अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी है और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहनी है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएगी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिसको भी इस तरह की चीज़ों की हेल्प चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।